जय हिंद साथियों। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सारे यूपीएससी के जो इस बार के मेंस के पेपर हुए हैं इसकी एनालिसिस आप सभी को अवेलेबल कराऊंगा। तो आज आज उसी में हम लोग जीएस पेपर 1 की एनालिसिस करेंगे। और अगर ऊपर ऊपर आप लोग पेपर देखेंगे तो सबसे पहले मैं दो तीन बातें थोड़ी सी स्ट्रेटजी पे भी डिस्कशन कर लेता हूं। अभी आपके पास फरवरी तक यानी लगभग 5 महीने का समय है। ठीक है, 5 महीने का समय जब आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन का कतई ये मतलब नहीं होता है कि प्री को हम जाने दें। मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन का ये मतलब होता है कि हम ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे, ज्यादा फोकस ऑप्शनल पे, हम लोग इन पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, हम लोग इन पे ज्यादा फोकस करें और फरवरी तक इन दोनों चीजों को सक्सेसफुली निपटा लें। जब मैं बात करता हूं इस वर्ष के 2024 के जीएस पेपर 1 के पेपर पे, ठीक है, कि क्या आया था, किस प्रकार का पैटर्न था, मेरी एनालिसिस क्या है इस पेपर को लेके, पेपर आसान था या आप कह सकते हो बहुत टफ था। ठीक है, तो जो मेरी एनालिसिस है, जब मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो कुछ चीजें मैं देखता हूँ। आप लोग अगर इसी चैनल पे देखोगे, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डिस्कशन किया था कि जब 2019-20 का वीडियो, ऐसा भी नहीं कि वो आज का वीडियो है, 21-22 का मोस्टली वीडियो होगा, मेरे सिलेक्शन से पहले का वीडियो होगा। तो आप देखोगे कि मैंने डिस्कशन किया था कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। और वहां पे मैंने एक बात बोली थी कि देखो, सिलेबस का यूज करिए, सिलेबस में जितने पॉइंट्स हैं सबके डेफिनेशन तैयार कीजिए, सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कीजिए। और जीएस सारे पेपर के, जैसे 1 2 3 4 हमारे पास 4 पेपर हैं, तो सबके लगभग 300 से 400 टॉपिक्स के आंसर राइटिंग करके नोट्स बनाइए। तो मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, ना कि सिलेबस के नोट्स बनाइए। तो मैंने नोट्स मेकिंग फॉर्मेट भी बनाया था, आप सर्च कर लोगे अगर पेपर 1 पाठ्यक्रम डिस्कशन बाय गौरव सर, तो आपको मिल भी जाएगा वो वीडियो। तो मैंने प्रॉपर इन बातों को जब शेयर किया था, जो लोग वो फॉर्मेट में चले होंगे उनको ये पेपर बहुत ही मैनेजेबल लगा होगा। और मैं शब्दों का चयन इसी वजह से मैनेजेबल कर रहा हूं क्योंकि देखिए, देखने में जब आप पेपर 1 को देखोगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। आसान बाहरी सभी लोगों को लगता है, तो जब हम लोग पेपर नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें पेपर बहुत आसान लगता है। बात आती है जब 3 घंटे में हमें 20 आंसर लिखने होते हैं ना, जब 3 घंटे में 20 आंसर लिखने होते हैं, वहां पे हर मिनट चल रहा होता है। और जब हम बढ़िया से मेहनत करके पढ़ के गए होते हैं, हमारे पास प्रश्न के बहुत सारे डायमेंशंस क्रिएट होने लगते हैं। हम सोच नहीं पाते हैं कि यार इस प्रश्न में कितना लिखूं, कितना छोड़ दूं, कौन से डायग्राम बनाऊं, कौन से मैप्स बनाऊं। जब ये चीजें हमें प्रेशराइज करने लगती है तो वहां पे पेपर का आसान होना मैटर नहीं करता है, पेपर को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, पेपर को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मैं बार बार इस बात को ही कहता हूं, देखो, पेपर रटा रटा आ भी गया ना, तो मैटर वही करेगा उस रटे रटाए वाले में किस व्यक्ति ने कितने डायमेंशन से, कितने आप कह सकते हो एक्सपर्टाइज से, कितने स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं, जनरल पॉइंट्स नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट्स किसने लिखे हैं। ये बार का पेपर कुछ वैसा ही था, कुछ वैसा ही था। अगर आप देखोगे क्वेश्चंस की मैं कुछ बात करूं और मैं थोड़ा क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा डिस्कशन करूं, ठीक है, तो मैंने जो एक चीज पाई वो ये पाई, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यानी मैं जो बार बार ये भी बात मैं बार बार कहता था, जिसने जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और इस बार का प्री यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देख के 2024 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि यार बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा उठा के पूछती है। मेंस में भी आप देखोगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इवन वर्ड हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के तो छोड़ दीजिए, वर्ड हिस्ट्री के भी जो भी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी ही उठाए। यहां तक कि सोसाइटी के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स प्लस एनसीईआरटी जोड़ के बनाए गए हैं। तो जो पेपर की एनालिसिस है मेरी वो ये है, सबसे पहली बात कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपने बेसिक्स पे काम किया है, ठीक है, बहुत कूदे नहीं हो कि हम ये रिसोर्स पढ़ लें, इनके लिए वो रिसोर्स पढ़ लें, 50 तरह के रिसोर्स पढ़ लें और कोई चीज हम सही से ना करें, ढेर सारे रिसोर्स के पीछे भागे लेकिन सही तरह से एक भी चीज ना पढ़े। करंट अफेयर्स 40 सोर्स से पढ़ें लेकिन एक सोर्स को फिक्स करके फोकस वाइज ना पढ़ें, तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही लेंदी होने वाला है। प्रश्न देखोगे तो बेसिक प्रश्न जो हम लोग करते आते थे कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक में किस प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, किस तरह से स्त्रियों की आप कह सकते हो जो स्टेटस है समाज में वो गड़बड़ हुआ, किस तरह से सभा समितियां जो चीजें चलती थी उनमें परिवर्तन हुआ,
किस तरह से कास्ट सिस्टम बहुत तीव्र गति से लागू हुआ, किस तरीके से समाज में कर्मकांड, जो धार्मिक कर्मकांड है, पूछा भी है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को बताइए, किस तरीके से हुआ उत्तर वैदिक काल में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, इसके बारे में प्रश्न पूछा है और कहा है रेखांकित कीजिए, मतलब टू द पॉइंट बताते हुए चलना है, एक हेडिंग। और ये बात जो मैंने बताई थी बहुत क्लियर, ये बात डिस्कशन किया था। अभी देखोगे रिसेंट में एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना है मेन से पहले, यूपीएससी मेन से पहले, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट या सेलेक्टेड कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है आंसर राइटिंग पे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उसे जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि मनोज जिंदल सर हैं, वो भी बनाते रहते हैं हमेशा आंसर राइटिंग वीडियो, उनके देखो, मैंने बनाया मेरे देखो, कोई और सेलेक्टेड स्टूडेंट जैसे आदित्य भाई है वो बनाते हैं, तो उनके वीडियो देखने चाहिए। हमें पता चलता है कि यार आंसर राइटिंग में हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने नॉलेज को। तो अगर देखोगे तो दो सब हेडिंग्स इसमें यूज करोगे, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, दो सब हेडिंग, सिंपल सी बात है। उनमें टू द पॉइंट अपने पॉइंटर्स रखोगे, 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स देते जाओगे और सीधे आंसर खत्म करोगे, क्योंकि आपको बस रेखांकित करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। इसी तरह देखोगे कांची के पल्लवों का योगदान पूछा, ठीक है, पल्लवों का योगदान पूछा है कला और साहित्य के विकास में। तो पल्लव का ऐसा माना जाता था, और ये बेसिक एनसीईआरटी माना जाता था, जो कांची के पल्लव थे इनके बहुत बड़े संरक्षक थे। तो वही जो जब संरक्षक थे तो उनका योगदान पूछ लिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आपको सीधे सीधे दिखेंगे, या आप कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर मतलब आपको डायरेक्ट के डायरेक्ट दो क्वेश्चन दिखेंगे। एक को आप प्राचीन भारत भी मान सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल वाले प्रश्न में आप इसको मान सकते हो कि ठीक है ये प्राचीन भारत है। ठीक है, इस तरह से देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों को पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्रिप्स मिशन की विफलता ही क्या एकमात्र कारण थी, या बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर थे जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 वाले वो शुरुआत हुआ। मैं बता रहा हूं कुछ मेंस देने वाले एस्पिरेंट जो है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, कुछ मेंस देने वाले एस्पिरेंट जब मेरी बात हुई तो वो क्या किए, उन्होंने गलती करके सविना अवज्ञा पे लिख दिया। जो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हुआ था 1930 वाला, उन्होंने वो लिख दिया। एग्जाम में मैंने कहा था पेशेंस इज द की, प्रश्न पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने में जो हड़बड़ी होती है ना, उसको बचा पाना ही एग्जाम में सिलेक्शन की गारंटी देता है। ये चीज केवल प्रैक्टिस से आएगी, इस चीज का और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के आप रैंडम सीधे सीधे पूछ जाओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पूछा है और उसका परिणाम पूछा है, तो सीधा कोरिलेशन है कि क्या परिणाम रहा, कौन कौन से कारण थे। तो आप इसको अलग अलग हेडिंग्स डाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे डाल सकते हो आंतरिक कारण और वैश्विक कारण, ये भी आप डाल सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप सीधे सीधे अलग अलग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस प्रकार के कारणों में भी डिवाइड कर सकते हो। बेहतर होता मैं आंसर लिखता तो मैं आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की मेजर हेडिंग डालता, क्योंकि विश्व स्तर पे भी कुछ घटनाएं हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन प्रेशर में था, तो हमें लगा कि नहीं ये तो बढ़िया मौका है, हम इस समय थोड़ा सा डराएंगे धमकाएंगे। आंतरिक कारण भी हमारे पास है और बहुत सारे इसके जो परिणाम है वो आप देख सकते हो, वो आप इसको बता दोगे, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। टू द पॉइंट, जिसने भी स्पेक्ट्रम रीडिंग की होगी, एनसीईआरटी रीडिंग की होगी, इसमें वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा। इसे पूछा है समुद्री सतह तापमान में वृद्धि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है दुनिया पर कि समुद्री सतह में तापमान वृद्धि और इसका रिलेशन पूछा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन से पूछा है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से पूछा है, तो मैं बस एनालिसिस करते हुए आगे निकल जाऊंगा, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ध्यान रखिए, जब तापमान वृद्धि हम बता रहे हैं तो केवल एटमॉस्फेरिक रीजन से तापमान वृद्धि यहां पर नहीं बताएंगे, यहां पे कारण प्रभाव बताते हुए ये भी बताएंगे कि कैसे जो सी के अंदर वाली जो करंट होती है, ठीक है, जो सब सरफेस करंट्स हैं वो भी किस प्रकार से तापमान वृद्धि में योगदान दे रही हैं, कैसे शैवालों का प्रस्फुटन यानी अलगाइल बूम भी तापमानों का वृद्धि को योगदान दे रहा है, कैसे समुद्री सतह का घिरा हुआ होना ये भी तापमान वृद्धि को जोर दे रहा है, नदियों में पानी कम होना ये भी तापमान वृद्धि को बढ़ा रहा है। तो और इसमें अल नीनो, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसो, ठीक है, अल नीनो, साउदर्न ऑस्किलेशन, इन पॉइंट्स पे भी, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल्स पे भी ये कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर दिखने चाहिए जब हम बात करेंगे सी सरफेस टेम्परेचर वृद्धि का। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्वात को तो आप आराम से बता सकते हो कि कैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, तो इस बात को आप आराम से बता दोगे। इसकी गति बढ़ जाती है,
चक्रवात ज्यादा कर्व होने लगते हैं, बहुत ज्यादा कर्विंग रिकर्विंग होने लगती है। तो ये कुछ कीवर्ड्स आप बताओगे। रिसेंट एग्जांपल देखे तो रेमेल जो तूफान आया, और खास तौर पे आप उष्णकटिबंधीय में इंडिया और इसके आसपास के रीजन के चर्चा कर लो। चाहो तो आप मैक्सिको के साइड भी कुछ चर्चा कर लेना, लेकिन बेहतर ये है कि आप बिपरजॉय रेमेल जैसे कुछ तूफानों की चर्चा यहां पर करिए और इनको बताइए विद एग्जांपल से। मैप्स जरूर बनाइए, वर्ल्ड का मैप जरूर बनाइए, कुछ हाई इंटेंसिटी के तूफान जरूर दिखाइए। ठीक है, इसी तरह से देखोगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटे शहरों की तुलना में जब हम सोसाइटी पे आते हैं तो बोल रहा है बड़े शहर प्रवासियों को आकर्षित क्यों करते हैं। बड़े शहर, छोटे शहर, और ये भारत में भी देखोगे तो टीयर 1 सिटीज में बहुत ज्यादा आबादी है बजाय कि टीयर 2 में। ठीक है, और विकासशील देशों के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। तो आप चाहे ब्राजील देख लो, चाहे इंडिया देख लो, यहां तक कि आप चाइना भी देख लो, तो कुछ सिटीज है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इंडिया के रिस्पेक्ट में आप चाहो तो, या वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी आप चाहो तो क्या दिखा सकते हो आप, ये हॉट स्पॉट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पोल आप चाहो तो वहां पे दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे अलग अलग कारण, बेहतर होगा कि अलग अलग कारण बताइए प्रॉपर। ठीक है, और एक जो बेसिक जियोग्राफी के जो कारण होते हैं, जैसे जो ग्रेविटी खींचती है, Gm1m2/r², है ना, जो ग्रेविटी खींचती है कि बड़ा मास है तो बड़ा मास अपनी ओर खींचेगा, तो ये भी एक बेसिक रीजन भी बता के, और फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण, भाई पुश फैक्टर पुल फैक्टर, इसको बताइए कि बड़े शहरों में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, कम्युनिटी बन जाती है, तो बेहतर है आप इसको बता के फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये बात है। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूं एनालिटिकल पार्ट पे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो में नहीं बनाना है, कोशिश है कि 15-20 मिनट के अंदर एनालिसिस खत्म हो। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग कहोगे कि सर अगर हर प्रश्न का आंसर डिस्कशन कर दिया जाए तो मैं देखता हूं, मतलब अगर मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं दिसंबर में यहां से चला जाऊंगा, और यार 2-3 क्वेश्चन डिस्कशन करने में लगभग 1 घंटे चाहिए, तो इस हिसाब से मतलब इतना समय नहीं मिल पाएगा। मुझे पता है कि मैं सारे पेपर को डिस्कशन कर पाऊं, फिर भी जितना हो पाएगा डिपेंड्स कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा डिस्कशन करने का, क्योंकि मेरे लिए पेपर वेल एंड गुड, बहुत ही टच में था पेपर। ठीक है, और मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूं। बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बादल फटने की परिघटना पहले भी पूछा था, बहुत कई बार पूछ चुका है कि दिल्ली और मुंबई और इन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने के कारण अलग अलग क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा था। और इसीलिए जब मैं बोलता हूं एज अ सोर्स में बात करता हूं सीधे सीधे कि यार पेपर 1 के लिए सोर्स क्या पढ़ना है, तो मैंने कहा था एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी। मैंने कहा था इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड किताबें या बेसिक किताबें आप पढ़ते हो वो तो पढ़नी है, प्लस मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अगर केवल रटा हुआ है ना, तो चाहे वो औद्योगिक क्रांति वाला क्वेश्चन हो, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, बादल फटने की परिघटना वाला क्वेश्चन हो, औद्योगिक क्रांति वाला क्वेश्चन हो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे इंपैक्ट वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन वाला प्रश्न हो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, अंतरजातीय विवाह वाला प्रश्न हो, ठीक है, ठीक है, महान चोल शासकों वाला प्रश्न हो, ठीक है, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध वाला प्रश्न हो, है ना, और गंगा घाटी की भूजल की क्षमता में गिरावट वाला प्रश्न हो। ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही डायरेक्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डायरेक्ट मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली इस बार के पेपर में कि प्रवसन पे 2 क्वेश्चन पूछे, और ऐसा बहुत ही मतलब खास होता है, यानी यूपीएससी को प्रवसन का इंपैक्ट पता है, तो 2 क्वेश्चन उसने पूछा। एक तो पूछा कि बड़े शहर क्यों खींच रहे हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास की वृद्धि की है, ठीक है, और शहरी प्रवास की वृद्धि का उनकी स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। देखो, महिलाएं शहरों में प्रवास कर रही हैं तो इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, कैसे जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ये कॉन्सेप्ट ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंपैक्ट किया है, और क्या किया है, और परिवार के साथ उनको संबंधों को प्रभावित किया है। परिवार के साथ संबंध सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावित होंगे, नकारात्मक ज्यादा होंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन पूछा है, बेसिक क्वेश्चन, क्षेत्रीय असमानता क्या है, कैसे अब विविधता से भिन्न है, डिस्पैरिटी। बेहतर होगा कि ऐसे में हम एग्जांपल देंगे एक ऐसे लोकेशन का जहां पे विविधता नहीं है परंतु असमानता है। फॉर एग्जांपल मैं यूपी उत्तराखंड की बात कर सकता हूं, मैं बिहार और झारखंड की बात कर सकता हूं।
कि जब बिहार झारखंड एक साथ थे तो क्या था, विविधता बहुत ज्यादा नहीं है, बिहार की आबादी झारखंड की आबादी सिमिलर है, बहुत अंतर नहीं है, इनके रहन सहन, खान पान, पहनावे, जाति, धर्म इत्यादि में बहुत अंतर नहीं है, परंतु क्षेत्रीय असमानता बहुत बड़ा फैक्टर है, आदिवासी जनजाति ज्यादा है, असमानता बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बने। डाइवर्सिटी क्या मतलब है, एज अ होल इंडिया, एज अ होल इंडिया क्या है, वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है। आपको हिंदी भाषी से लेके आपको अलग अलग प्रकार की भाषाएं, है ना, आपको अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जाति, अलग अलग प्रकार के रहन सहन दिखाई देंगे, शहर दिखाई देंगे, गांव दिखाई देंगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई देगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर दिखाई देंगे आप। लेकिन जब मैं बात करता हूं असमानता की, तो आपको दिखाई देगा कि जो समुद्र के किनारे राज्य हैं वो ज्यादा डेवलप हुए हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में रैंकिंग देखें, नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में रैंकिंग देखें, तो ये ज्यादा डेवलप्ड हैं, अंदर वाले कम अंडर डेवलप्ड हैं। तो आप देखोगे इस प्रकार का आप इस बात पे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे इस पेपर में एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ट्विस्टर, प्योर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली इसमें यही समझा ट्विस्टर क्या था। मुझे उम्मीद है ये लगभग सबको पता होगा कि टॉर्नेडो जैसा होता है ट्विस्टर, बेसिकली सिमिलर चीजें ही होती है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है ट्विस्टर में। बेहतर यही है कि ऐसे प्रश्न में आप देखिए, पूछा ना ट्विस्टर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ट्विस्टर्स क्यों देखे जाते हैं। कई लोग क्या करेंगे ना, इसका एकमात्र कारण बताएंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या मैक्सिको खाड़ी का घिरा होना, हीट ज्यादा हो जाना। कई लोग क्या करेंगे, यही कारण बताएंगे कि भैया ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है, तो वहां पे हीट ज्यादा हो जा रही है, घिरा हुआ है, तो ट्विस्टर, टॉर्नेडो बन रहे हैं। कई लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे। लेकिन अगर इसमें, अब मैं वही कह रहा हूं, ऐसे में पेपर जो लोग लिखेंगे ना तो बड़ा आसान लगेगा कि पेपर तो बहुत आसान था, हमें तो आता था, डायरेक्ट ट्विस्टर लिख दिया। बेहतर ये होगा कि जो व्यक्ति इस बात को समझे कि वही रीजन ऐसा है, मैक्सिको की खाड़ी का रीजन, वही रीजन ऐसा है जहां पे रिसेंट में उसके बगल और आसपास में हीट डोम इंपैक्ट दिखा था। वहां पे क्या दिखा था, वहां पे दिखा था कि जो ये आप कह सकते हो जो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से आने वाली ठंडी हवाएं हैं और दक्षिण दिशा से आने वाली जो गर्म हवाएं वो टकराती हैं और आपस में क्या करती हैं, बहुत ही एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं। जिसने ये बात भी इस टर्मिनोलॉजी में आंसर लिखा होगा कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी के कारण होता है ट्विस्टर, टॉर्नेडो। ये किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक में अचानक से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा चेंज हुआ, ठीक है। जब जो व्यक्ति इस बेसिस पे बता रहा है कि वहां पे क्या है, वहां पे ये जो ये भू विक्षेपी पौने जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग भू विक्षेपी पौने कहते हैं, जियो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोट्रॉफिक, जो बताइएगा आप लोग कमेंट में उसको कौन सी पौने कहते हैं, ठीक है। भू विक्षेपी पौने क्या करेंगे, क्रिस्ट एंड ट्रफ बना रही है, जिसने इस बात को एक पॉइंट ले लिखा और जिसने एक इंपैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का भी बताया। तो 4 पॉइंट मिनिमम बताए कि क्यों ज्यादा देख रहे हैं, तो मिनिमम 4 पॉइंट दिखाए कि भैया एक तो ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा घिरा होना, वो क्षेत्र उष्णकटिबंध वाले रीजन में आता है, घिरा होता है, ये ठंडी गर्म जलधाराओं के, है ना, उससे होता है, और ठंडी गर्म हवाओं के इंपैक्ट जोन में आता है ना, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और जो बता रहा है कि जो वाताग्री पौने या भू विक्षेपी पौनों के क्रिस्ट और ट्रफ में जो चीजें आ रही है, जिसको हम लोग कई बार जेट पौने भी कहते हैं, बेसिकली जेट पौने ही ज्यादा सही वर्ड है, जेट पौनों के क्रस्ट और ट्रफ वाले एरिया में आ रहा है, तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। तो जो इस प्रकार से आंसर देगा, मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर देगा, उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, न कि जो रैंडमनेस से आंसर लिख के चलाया उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के एनालिसिस फिर बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अरोरा शेलिस, अरोरा बोरियोलिस, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, कैसे उत्प्रेरित होते हैं, कैसे कॉस्मिक रेज आती हैं, अर्थ के मैग्नेटिज्म से टकराती हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, रिमार्क दूं इस पेपर को, पेपर 1 को, तो मैं 25 वालों को कुछ सजेशन देना चाहूंगा। पहली बात, बेसिक एनसीईआरटी पे वर्क कर लो, अगर अब तक नहीं किया है तो भी कर लो, 1-2 महीना आपको एक्स्ट्रा समय लगेगा, ठीक है। बेसिक एनसीईआरटी पे वर्क कर लो, एनसीईआरटी बेस्ड थोड़े आंसर्स लिख लो, 50 लिख लो, 60 लिख लो, थोड़े आंसर्स लिख लो, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। फिर हर पेपर में कोशिश यही करो, जीएस पेपर की तैयारी मैं 2 भी 3 भी 4 भी सब डिस्कशन करूंगा इसी तरीके से। जीएस पेपर की तैयारी कोशिश यही करो कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ टॉपर्स कॉपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 400 से 300, 300 से 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेस्ड हो, न कि रैंडम हो कि हमने ये टॉपिक ये यहां से पढ़ लिया, ये यहां से पढ़ लिया, इस तरह से ना हो के हमने रिसोर्स मिनिमाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर्स कॉपी और मैंने बताया कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट सीरीज, इनके माध्यम से हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाना है। जब मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन के देखो 4-5 डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस निकल रहे हैं, तो ये चीज आप टॉपर्स कॉपी से ही सीख पाओगे, रैंडम पढ़ाई करने से ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा। फिर मैं ये जो मेरा लास्ट सजेशन रहेगा यही रहेगा कि प्रैक्टिस खूब कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। खासतौर पे आपके पास फरवरी तक का समय है, अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कीजिए, जीएस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खूब कीजिए और प्रीलिम्स को टेस्ट के माध्यम से लगाते रहिए, ठीक है। और मैं एक अलग से एक स्ट्रेटजी वीडियो तो प्रॉपर डिस्कशन करूंगा ही। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। कोई डाउट है पेपर 1 में और पेपर 2 आपको करवाना है, कैसा डिस्कशन लगा आपको, ये जरूर कमेंट में बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।